नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे युवा लड़के की जिसे अपने घर की आर्थिक तंगी के कारण न केवल स्कूल छोड़ना पड़ा बल्कि धार्मिक स्थलों के बाहर पकौड़े बेचने और पेट्रोल पंप पर तेल भरने का काम भी करना पड़ा। इसी लड़के ने जब अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव में इस दुनिया को अलविदा कहा तो उसकी संपत्ति का मूल्य 62,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का था। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ धीरू भाई अंबानी की और आज की वीडियो की शुरुआत हम इन्हीं की कहानी के साथ करेंगे। धीरू भाई अंबानी गुजरात से थे और इन्होंने ये साबित कर दिया था कि किसी बिजनेस में अच्छा करने के लिए पैसे की नहीं बल्कि अच्छी नीयत की जरूरत होती है। एक बार की बात है, धीरू भाई के बड़े भाई यमन में नौकरी करते थे। उन्होंने धीरू भाई को भी यमन देश में बुला लिया और वहाँ एक पेट्रोल पंप पर नौकरी लगा दी। धीरू भाई ने बड़ी जतन से वहाँ नौकरी की। शाम को सभी कामगार वहीं पास में मौजूद एक चाय की दुकान से 25 पैसे में चाय पिया करते थे, लेकिन वहीं धीरू भाई पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर जाकर एक बड़े होटल में चाय पीने के लिए जाया करते थे, जहां उन्हें उस चाय के लिए 1 रुपए की कीमत चुकानी पड़ती थी। एक दिन जब उनके दोस्त ने पूछा कि तुम होटल में 1 रुपए खर्च करके चाय क्यों पीते हो जबकि पास में ही इतनी सस्ती और अच्छी चाय मिलती है, तो धीरू भाई अंबानी का जवाब था कि जिस होटल में मैं चाय पीने जाता हूँ वहाँ बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यवसाय के बारे में चर्चा करते हैं। वो बिजनेस के दांव पेच और बारीकियों पर बात करते हैं। मैं वहाँ चाय पीने थोड़ी जाता हूँ बल्कि उनके आइडियाज को सुनने जाता हूँ। दोस्तों, ऐसी असंख्य कहानियां हैं जिनसे हमें पता चलता है कि धीरू भाई अंबानी के रगों में एक सफल व्यवसायी दौड़ता था। भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में ऐसे असंख्य बिजनेसमैन हैं जिनकी कहानियां हम सबको प्रेरित करती हैं। लेकिन गजब की बात तो ये है कि हर 100 कहानियों में से 95 कहानियां उन बिजनेसमैन की हैं जो गुजरात और राजस्थान से हैं। अमूल, विप्रो, रिलायंस, वाडीलाल, निरमा, बालाजी, टाटा, गोदरेज इत्यादि सभी सक्सेसफुल कंपनीज गुजराती या मारवाड़ी लोगों की है। 140 करोड़ लोगों की आबादी में केवल 5% लोग ही गुजरात या मारवाड़ से हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ब्रांड्स के मालिक गुजराती या मारवाड़ी ही हैं? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका में 50% होटल्स और मोटेल्स के मालिक भी गुजराती या मारवाड़ी कम्युनिटी से हैं। ये कोई साजिश नहीं बल्कि एक सीक्रेट है जो किसी भी साधारण इंसान को बिजनेस में मास्टरी करना सिखा सकता है। आखिर कौन से हैं वो सीक्रेट्स? कैसे गुजराती और मारवाड़ी लोगों ने दुनिया भर के बिजनेस को डोमिनेट किया? इनके वो कौन से सीक्रेट्स हैं जो किसी भी एंटरप्रेन्योर को बिजनेस में मास्टर करना सिखा सकते हैं? साथ ही कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो आपको हैरान कर देंगे। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे। आइए इनकी सफलता की कहानी को शुरुआत से समझते हैं और ये कहानी समझने में हमारी मदद करेगी धंधो इन्वेस्टर किताब, जिसे लिखा है मोहनीश पबराई ने। बात है दशक 1970 की। अब तक युगांडा में सामान्य रूप से गुजराती और मारवाड़ी समुदाय के लोग अपना व्यवसाय चला रहे थे, लेकिन ईदी अमीन की तख्तापलट से शासन की बागडोर सेना के पास चली गई और तानाशाही शुरू हो गई। गुजराती और मारवाड़ी लोगों की सभी संपत्ति जब्त कर ली गई। जनरल का मानना था कि युगांडा की सभी चीजों पर केवल अफ्रीकन लोगों का अधिकार होना चाहिए और इसी नियम के तहत उन्होंने भारतीय व्यवसायियों की करोड़ों की संपत्ति हड़प ली। इतना ही नहीं, इन्होंने सभी भारतीयों को अपने देश से भी निकाल दिया। अब इन्हें एक नई जगह की तलाश थी जहां ये न केवल शांतिपूर्वक रह सकें बल्कि एक बार फिर अपना बिजनेस शुरू कर सकें। इनके पास अब न तो संपत्ति थी और न ही घर। इस समय भारत की स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं थी, इसीलिए इनमें से कुछ तो इंग्लैंड और कनाडा में शिफ्ट हो गए और बाकी चले गए अमेरिका। अब अमेरिका में इन गुजराती और मारवाड़ी लोगों ने न केवल शरण ली बल्कि वहां के बिजनेस को मास्टर किया। ये कहानी इसी सफलता की है। गुजराती परिवार जब अमेरिका पहुंचा तो जाहिर है उन्हें अंग्रेजी नहीं आती थी,
सबसे पहले उन्होंने यह मुआयना किया कि आखिर अमेरिका में बिजनेस की स्थिति क्या है और बाकी लोग किस प्रकार के काम करते हैं। उन्होंने पाया कि चाइनीज लोग तो लॉन्ड्री का काम करते हैं, कोरियंस ग्रोसरी का काम करते हैं और उस समय भारतीय और पाकिस्तानी लोग कैब सर्विसेज का काम किया करते थे। अब यहाँ गुजराती और मारवाड़ी लोगों के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी कि वो किस काम को अपना व्यवसाय बनाएं। फिलहाल ये लोग भी तब तक एक ग्रोसरी शॉप में काम करने लगे ताकि अपने परिवार का पेट भर सकें। कुछ समय बाद उन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली। अमेरिका और वियतनाम के बीच होते युद्ध में अमेरिका के बहुत सारे बैंक्स ने होटल्स को सीज कर दिया, क्योंकि इस दौरान लोग अमेरिका में ट्रैवल नहीं कर रहे थे और होटल्स का बिजनेस डाउन जा रहा था। ऐसे में बैंक्स ने इन होटल्स को सीज कर इन्हें बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर बेचने के लिए बैनर्स लगा दिए थे। ऐसा समझ लीजिए कि ये होटल्स का बिजनेस बिल्कुल मर चुका था। लेकिन इसमें जान डालने की जिम्मेदारी ली गुजराती और मारवाड़ी लोगों ने। इनमें से अधिकतर होटल्स लगभग $50,000 में बेचे जा रहे थे। अब यहाँ इन्होंने अपना धंधो माइंडसेट लगाया। उन्होंने सोचा कि युद्ध के कारण लोग अभी तो यात्रा नहीं कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में परिस्थितियां बदलेंगी और लोग फिर से यात्रा करने लगेंगे। उन्होंने अपना माइंडसेट लगा तो दिया, लेकिन अब पैसे कहाँ से लाएं? उन्होंने इसका भी समाधान निकाल दिया। उन्होंने जैसे तैसे करके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और कुछ लोगों से पैसे उधार लिए और $5,000 की डाउन पेमेंट करके इन होटल्स को खरीद लिया। समझ लीजिए 20 कमरों के होटल में वो 4 से 5 कमरे अपने लिए रख लेते थे, जिसमें वो बिना किसी किराए के अपने परिवार के साथ रह सकते थे और बाकी कमरे ठहरने वाले यात्रियों के लिए सुरक्षित रख लेते थे। गुजराती और मारवाड़ी परिवार अक्सर बड़े होते हैं, इसीलिए इन होटल्स में काम करने के लिए उन्हें बाहर से किसी एम्प्लॉय को हायर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। साफ सफाई, रिसेप्शन और बाकी सभी काम परिवार के सदस्य आपस में मिलजुल कर ही कर लिया करते थे। एक्स्ट्रा इनकम के लिए परिवार के कुछ सदस्य बाहर नौकरी भी कर लिया करते थे और छुट्टी वाले दिन होटल की मरम्मत किया करते थे। अब चूंकि वो बाहर से किसी एम्प्लॉय को हायर नहीं करते थे, तो इनसे उनके काफी पैसों की बचत हो जाती थी। तो नतीजतन वो यात्रियों को भी रूम्स बहुत ही सस्ते दामों पर दे देते थे। इससे धीरे धीरे मार्केट में उनकी सेल्स बढ़ी। परिस्थितियां ठीक हुई तो बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली। जैसे जैसे इस बिजनेस से उन्हें लाभ मिला, वैसे वैसे इन्होंने अपना पैसा इस बिजनेस को बढ़ाने में इन्वेस्ट किया। आज भी दुनिया के सबसे अमीर होटल ब्रांड्स में गुजराती और मारवाड़ी समुदाय के लोग भी शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ से शुरू होती है गुजराती और मारवाड़ी समुदाय की सफलता की श्रृंखला विदेशों में। इसी से प्रेरित होकर मुनीश पबराई ने धंधो फ्रेमवर्क निकाला, जिससे कोई भी इंसान अपने बिजनेस में अच्छा कर सकता है। धंधो इन्वेस्टर बुक में इन्हीं सफल लोगों के 7 ऐसे सीक्रेट्स बताए गए हैं, जिसे बिजनेस में अप्लाई करना जितना आसान है, ये उतने ही प्रॉफिटेबल भी हैं। आइए इन्हें समझते हैं। सीक्रेट नंबर 1, शायद आप सब इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे, हम में से बहुत से लोग एक ऐसा बिजनेस बनाना चाहते हैं जो समाज में न केवल सम्मानजनक हो, बल्कि कोई भी उसे आसानी से नकल न कर पाए। कई बार इसी बिजनेस आइडिया को ढूंढने के चक्कर में हम इतने YouTube वीडियो देखते हैं और सोचते हैं कि अंत में हम किसी भी बिजनेस में अपना मोटिवेशन ही खो देते हैं। इसीलिए गुजराती और मारवाड़ी लोगों के बिजनेस का सबसे पहला आइडिया है कि एक सिंपल और एग्जिस्टिंग बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाए। अब इसका क्या मतलब है? ये इस बात को समझते हैं कि किसी भी बिजनेस को जीरो से शुरू करने में जोखिम होते हैं। बिजनेस में रिस्क लेने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि उन्हें भविष्य में फायदा होगा या नहीं। दोस्तों, ये हमेशा ऐसे बिजनेस से शुरू करते हैं जो सुनने में उतना खास और इंटरेस्टिंग तो नहीं होता, लेकिन उन्हें समझना बहुत ही आसान होता है। धंधो फ्रेमवर्क का सीक्रेट नंबर 2 किसी भी बिजनेस की जान है। मुनीश पबराई अपनी बुक में लिखते हैं कि बफेट ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि चेंज किसी भी बिजनेस का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब यहाँ चेंज का क्या मतलब है? दोस्तों, किसी भी बिजनेस में समय के साथ आने वाले उतार चढ़ावों को ही चेंज कहते हैं। गुजराती और मारवाड़ी लोग हमेशा ऐसे बिजनेस को अपना बनाते हैं जिनका रेट ऑफ चेंज बहुत ही कम
यानी आने वाले समय में वो बिजनेस डाउन न जाए, ऐसा हो। होटल्स के बिजनेस में भी इन्होंने ऐसा ही किया। वो जानते थे कि इन फ्यूचर सब कुछ ठीक हो जाएगा और लोग फिर से ट्रैवल करने लगेंगे और वो कहीं ना कहीं तो ठहरेंगे ही, इसीलिए इस बिजनेस को उन्होंने अपना बना लिया। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि बिजनेस में कुछ दांव पेच तो लगाने ही पड़ते हैं, इसीलिए अगला सीक्रेट आपको नैतिक रूप से थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन अगर बिजनेस में आप अव्वल आना चाहते हैं तो आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। सन 2005 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में नंबर 1 पर जहां बिल गेट्स थे, तो नंबर 3 पर एक मारवाड़ी व्यवसायी लक्ष्मी मित्तल थे। अब कौन थे ये लक्ष्मी मित्तल? इंडोनेशिया में एक बहुत ही छोटी सी मिल से शुरू किए अपने स्टील के बिजनेस से लक्ष्मी मित्तल ने दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई थी। बिजनेस में इनकी सबसे मेन स्ट्रेटेजी यही थी कि ये उन मिल्स को खरीद लिया करते थे जो घाटे में चल रही होती थी। उदाहरण के लिए उस समय उन्होंने कजाकिस्तान में कारमेट स्टील वर्क्स नाम की कंपनी जो घाटे में चल रही थी और उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि वो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सैलरी तक नहीं दे पाई थी और वो बंद भी होने वाली थी, को बहुत ही सस्ते दामों में खरीदा और उसका बिजनेस मॉडल चेंज कर उसे प्रॉफिटेबल बना दिया। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था कि वो अपने स्किल से ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही है सीक्रेट नंबर 3। इसी के इस्तेमाल से बाद में लक्ष्मी मित्तल रोमानिया, मेक्सिको और अन्य देशों में स्टील इंडस्ट्रीज को स्थापित कर पाए। बिजनेस का सीक्रेट नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं, तो ये सीक्रेट आपकी हेल्प करेगा। ये सीक्रेट है बाय डिस्ट्रेस्ड बिजनेस इन डिस्ट्रेस्ड इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है कि आपको एक ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है जिसमें अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम चल रही हो और मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही हो, लेकिन हमें खुद पर इतना विश्वास हो कि हम अपने स्किल्स के साथ इस बिजनेस को फिर से डेवलप करने की क्षमता रखते हों। आपको याद है, इसी सीक्रेट के अनुसार गुजराती और मारवाड़ी लोगों ने होटल के बिजनेस में इन्वेस्ट किया था। दोस्तों, ये थे इन्वेस्टर बुक के कुछ अमेजिंग सीक्रेट्स। वैसे मैं आपको बता दूं कि गुजराती भाषा में बिजनेस को ही धंधो कहते हैं। जी हाँ, जैसे हिंदी भाषा में काम धंधा कहते हैं। दोस्तों, इस बुक से अलग अगर मैं आपको इनके बिजनेस के कुछ और भी इंसाइट्स बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। गुजराती और मारवाड़ी लोग अपनी संस्कृति से खास जुड़े हुए होते हैं। इनकी शालीनता और शाही अंदाज आपको इनके खाने से लेकर पहनावे तक में नजर आ जाएगा। आज भी किसी भी बड़े बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ये अपनों से बड़ों की सलाह जरूरी समझते हैं। स्वभाव में विनम्र, ये लेन देन के मामलों में उतने ही सख्त होते हैं। ये अपने बिजनेस में हमेशा सतर्क होते हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति या कंपनी इनके साथ हाथ मिलाना चाहती है तो ये लालच में आकर सीधे हामी नहीं भरते, बल्कि पहले उस व्यक्ति का या कंपनी का इतिहास जांचते हैं। बारीकी से ये पड़ताल करते हैं कि वो व्यक्ति या कंपनी विश्वसनीय है या नहीं। उसके बाद ही बड़ी सूझबूझ से बड़े फैसले लेते हैं। दोस्तों, इन सब के अतिरिक्त इनमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये अपने सिद्धांतों के प्रति अपने ईमान और स्वाभिमान से सच्चे होते हैं। ये हमेशा अपने व्यवसाय को साफ सुथरा रखते हैं। ये अपनी जुबान के पक्के होते हैं और ये अच्छी तरह जानते हैं कि गलत तरीके से किसी का 2 पैसा ज्यादा कमाने से ये बिजनेस में लंबे समय तक नहीं टिक सकते। इसीलिए ये हमेशा मिलावट रहित और शुद्ध चीजें देने में विश्वास करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी कि कैसे गुजराती और मारवाड़ी लोगों ने अमेरिका में अपना बिजनेस बनाया। यहाँ हमें पता चलता है कि ये हर परिस्थिति में एक अवसर ढूंढ ही लेते हैं। फिर ये मायने नहीं रखता कि परिस्थितियाँ कितनी विपरीत हैं। इसे कहते हैं अडेप्टेबिलिटी का होना, यानी किसी भी तरह की परिस्थिति में न केवल खुद को बल्कि अपने बिजनेस को भी ढालना ये अच्छी तरह जानते हैं और इन्हें ये ज्ञान मिलता है इनके अनुभवों से। ये हमेशा अपने परिवार के साथ रहते हैं। एकता में बल होती है और ये इस बात की महत्ता को स्वीकार करते हैं। दोस्तों, मैं गर्व से कह सकती हूँ कि गुजराती और मारवाड़ी लोगों के रगों में बिजनेस बहता है।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी गुजराती और मारवाड़ी समुदाय की व्यवसाय के प्रति जो मानसिकता है उनसे प्रेरित होंगे। धंधो इन्वेस्टर बुक के कुछ सीक्रेट टिप्स आपको पसंद आए होंगे। आप अपने पसंदीदा बुक की समरी के लिए हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही बिजनेस प्रमोशन या कोलैबोरेशन के लिए आप हमसे मेल या इंस्टाग्राम पर संपर्क भी कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।